प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल ये क्या होते हैं, ठीक है। जैसे जावा की एक पहली क्लास थी, जावा की जो पहली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि जावा जो है, एक पॉइंट था जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो मैंने उस पॉइंट में क्या बताया था, किसी को याद है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, किस प्रोग्रामिंग को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलेंगे? किसी को कुछ याद है? हमारा एक पॉइंट था जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या बताया था, उस पॉइंट के अंदर याद है किसी को? सर आपने ऑब्जेक्ट वगैरह बताए थे, पूरी तरह उसमें ऑब्जेक्ट क्लास। सर जावा प्रोग्रामिंग को जो डेवलप करने के लिए जो आइडिया यूज किया गया है उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स कहते हैं। देखो क्या है ऊप्स कॉन्सेप्ट, ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, ठीक है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स कॉन्सेप्ट इन जावा आर द मेन आइडियाज बिहाइंड जावाज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब क्या है कि जो कोई भी लैंग्वेज अगर कुछ कॉन्सेप्ट को फॉलो करे, मतलब आइडिया, कि जैसे जैसे कार बनाते हैं, तो जब कार बनी होगी तो उसके पहले आइडिया आया होगा कि एक काम करते हैं, हम ऐसा वाहन बनाते हैं जिसमें 4 पहिए हों, बैठने के लिए 5 सीटें हों, ऊपर छत हो, ठीक है, पेट्रोल से जलती हो। तो ये आइडिया था, उस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन किया तो कार बन गई। तो ऐसे ही क्या है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल है या कॉन्सेप्ट, वो आइडिया है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है तो इस आइडिया को फॉलो करो। जैसे कार में क्या उनने दिया, एक आइडिया दे दिया, एक कार में 4 पहिए होने चाहिए, तो उनने 4 पहिए लगाए उस कार में। मतलब क्या किया उनने, जो 4 पहिए वाला जो कॉन्सेप्ट था या जो आइडिया था वो इम्प्लीमेंट किया। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं या उनको आइडिया कह लो, अगर कोई भी लैंग्वेज उन आइडिया को फॉलो करके बनी हुई है, कोई भी लैंग्वेज उन आइडिया को फॉलो करके बनी हुई है, तो उस लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ऊप्स ने क्या किया, कुछ कॉन्सेप्ट दिए कि अगर आप कुछ प्रोग्रामिंग डेवलप करना जा रहे हो, जैसे जावा हो गई, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसको जब सन माइक्रो सिस्टम में डेवलप किया गया, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में डेवलप हुई और जेम्स गॉसलिंग ने बनाई, तो उनने वो जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट थे वो फॉलो किए, ठीक है। जैसे हम रोड पर जाते हैं तो रोड के नियम फॉलो करते हैं, ऐसे ही उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेवलप करनी थी, तो उनने ऊप्स के कॉन्सेप्ट फॉलो किए। तो ऊप्स के कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, 5-6 कॉन्सेप्ट होते हैं, जिनमें से मेन जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 ऊप्स प्रिंसिपल इन जावा, 4 मैन होते हैं, ठीक है। हम उन 4 मैन, जो मेन 4 है, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपसे कभी 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 क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऊप्स प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, या ऊप्स के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो 4 प्रिंसिपल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? इनकैप्सुलेशन मीन्स डाटा हाइडिंग। मतलब जावा के अंदर, जो जावा डेवलप कर रहे हो आप, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डाटा को हाइड कर सके, ठीक है। उसमें ऐसे इस तरह से डेवलप करो उस प्रोग्रामिंग को कि वो आपका जो डेटा है उसको हाइड करने के लिए उसके पास कॉन्सेप्ट हो कि आप इस तरह से हाइड कर सकते हो। तो बता सकता है कोई जावा में हम अपने डेटा को कैसे हाइड कर सकते हैं? हाइड का मतलब दूसरे को पता ना चले। कोई बता सकता है कैसे हाइड कर सकते हैं डेटा को? आपका यूजर नेम हो गया और पासवर्ड हो गया, ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अगर यस सर। हमने एक क्लास बनाई और उसके अंदर यूजर नेम, ठीक है, और पासवर्ड, जैसे आप लॉगिन करते हो, जब आप किसी पेज पर लॉगिन करते हो तो यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है। तो एक्चुअल में क्या होगा, वो तो आपको यूआई दिख रहा है, बैकएंड में क्या होगा, उनने एक लॉगिन नाम से क्लास बनाई होगी, उसमें 2 फील्ड ली होंगी, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। तो जो आप यूजर नेम उसमें डालते हो, पासवर्ड डालते हो, वो वहां से उठाता है और जावा की क्लास में पहुंचा देता है। आगे का काम कैसे होता है वो आगे सीखेंगे, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। तो जो यूजर नेम और पासवर्ड है, ठीक है, तो
उसको हम कैसे हाइड कर सकते हैं, मतलब उसको कोई बाहरी व्यक्ति एक्सेस ना कर पाए। क्लास के अंदर जब हम क्लास बनाते हैं उसके अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल का मतलब ही होता है डेटा। जैसे आपका यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ये क्या है, ये डेटा है। ठीक है, डाटा मेंबर भी बोलते हैं और वेरिएबल भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इनको हाइड करने का सेंस है कि किसी दूसरे को पता ना चले। यहाँ पे दूसरे से पता से मतलब किसी दूसरे क्लास में ना जा सके हमारा डेटा, या दूसरी क्लास हमारी क्लास के वेरिएबल को एक्सेस ना कर सके। तो कौन सा तरीका है जिससे एक क्लास का वेरिएबल दूसरी क्लास में नहीं जा सकता, मतलब दूसरी क्लास एक क्लास के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकती। कौन सा तरीका है जिससे हम रोकते हैं? क्लास ए है, इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन है इंट एज। ठीक है, एक क्लास बी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ए का ऑब्जेक्ट बना लिया, ए इक्वल टू न्यू ए। ठीक है, न्यू ए बना लिया और इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, ए को तो हो जाएगा प्रिंट। यहाँ पे ए डॉट एज करूँगा तो मान लीजिए इसकी वैल्यू मैंने 20 दे रखी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से कॉल करूँगा, हो जाएगा या नहीं? यस सर। अच्छा, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम इसको ऐसा बना दें कि ये जो वेरिएबल है वो बी क्लास में एक्सेस ही ना हो? फाइनल की वर्ड के थ्रू फाइनल से क्या होगा? फाइनल क्या प्राइवेट बना सकते हो सर इसको। नहीं, फाइनल जो आपने सोच के बोला वो क्या सोच के बोला? फाइनल क्या करता है, फाइनल का काम क्या होता है? वो चेंज नहीं होगा इसकी वैल्यू। वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हम वैल्यू चेंज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इसको एक्सेस करने की, कि यहाँ पे इसको एक्सेस ना कर पाए। प्राइवेट लगा दो सर। ये प्राइवेट लगा दिया। ठीक है, तो ये जो डेटा है हमारा, इस डेटा को हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब जावा के अंदर वो कैपेबिलिटी है, जावा के अंदर वो ऐसा कोड लिखने की कैपेबिलिटी है कि आपका डेटा हाइड करवा सकती है। ठीक है, तो जावा किस रूल को फॉलो करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इनकैप्सुलेशन। तो एक जो पहला प्रिंसिपल है वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा का हाइडिंग करना, मतलब आपके डेटा को बाहर ना भेजना, किसी और को पता ना चल पाए। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो डायरेक्टली किसी और को पता नहीं चल सकता, वो डायरेक्टली किसी और को पता नहीं चल सकता। ठीक है, जब तक आप ना बताओ तो किसी को पता चलेगा नहीं, पता चलेगा वो। ऐसे ही अगर हमने प्राइवेट डिफाइन कर दिया है अपना जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है, तो उसको हम दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा हाइडिंग, डेटा को हाइड करना। मतलब इस कॉन्सेप्ट में ये कहते हैं कि अगर आप ऊप्स प्रिंसिपल के यूज करके जावा प्रोग्रामिंग को डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपको ऐसा कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा जिससे आप डाटा को हाइड कर सको। तो जावा में क्या कॉन्सेप्ट है हाइड करने का? इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे हम, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनकैप्सुलेशन का अगर एक लाइन में आंसर देना होगा तो होगा डेटा हाइडिंग। मतलब इनकैप्सुलेशन का यूज किया जाता है डेटा को हाइड करने के लिए। आई बात समझ में? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। यस सर। दूसरा है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, अब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। देखो, दोनों चीज कंफ्यूज मत होना, ये बात दिमाग खोल के और ध्यान से सुनना, क्योंकि इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन में आप कई बार कंफ्यूज हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मतलब ही आपको हाइडिंग हाइडिंग नजर आएगा। तो देखो क्या अंतर है। इनकैप्सुलेशन में हम डेटा को हाइडिंग करते हैं। किसका हाइडिंग? डेटा मतलब जो भी वेरिएबल है हमारे, उनको हाइड करते हैं। किससे? कि वो दूसरी क्लास में ना जा पाए। अब्स्ट्रैक्शन में क्या हाइडिंग करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। मतलब क्लास में कोई मेथड लिखा हुआ है, वो काम कैसे कर रहा है वो दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है,
काम कैसे कर रहा है कोई मेथड, वो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे जैसे आपका टीवी का रिमोट होता है, आप ऑन बटन दबाते हो, तो आपने ऑन बटन दबा दिया, अंदर क्या प्रोसेसिंग हुई आपको पता चला? अंदर क्या से क्या क्या कनेक्शन बना टीवी में और आपके रिमोट में, कहाँ से करंट गया, कहाँ से सिग्नल गया, आपको पता चलता है? नहीं सर। नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अब्स्ट्रक्शन का। मतलब आपको क्या है, आपको इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसकी जो एक्चुअल फंक्शनलिटी है वो छुपा दी गई, आपको सिर्फ क्या दे दिया, यूआई दे दिया कि भाई आप इस पे बटन पे क्लिक कर दो तो आपका काम हो जाएगा। तो अब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब काम कैसे हो रहा है, एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है वो। जैसे एटीएम मशीन है, आपने कार्ड लगाया, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, बट इंटरनली आपको पता है वो कैसे काम हो रहा है? नहीं, आपको तो बटन पता है कि पिन डाल दिया, एंटर कर दिया, बस पैसे निकल आए। लेकिन इंटरनली क्या हुआ, वो बैंक में गया, आपका यूजर आईडी चेक किया, फिर आपके पैसे अकाउंट में पैसे हैं भी नहीं है, ठीक है, फिर एटीएम में पैसे है या नहीं है, फिर वहां से आपकी बैंक अथोराइज कर रही है क्या नहीं कर रही, उसके बाद आपके पास पैसा आता है। तो वो आप तो जानते नहीं उस प्रोसेस को क्या क्या हुआ अंदर। तो अब्स्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, काम को हाइड करना कि इंटरनली क्या काम हुआ उससे मतलब नहीं है, बट आपको क्या हुआ, आपको इंटरफेस मिल जाए कि आप काम कर सको। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। इनकैप्सुलेशन का मतलब डेटा हाइडिंग, डाटा को हाइड करने के लिए, और अब्स्ट्रक्शन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग, मतलब वो काम अंदर काम कैसे हो रहा है उसको छुपाना। ठीक है, क्योंकि जैसे हम यूजर हैं तो हमको मतलब नहीं है कि हमने रिमोट का बटन दबाया और टीवी चालू हो गई, हमने कोई कोई चैनल है टीवी का वो चेंज कर दिया, नंबर डायल कर दिया, चेंज हो गया, अब वो इंटरनली कैसे हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है अब्स्ट्रक्शन। तो जावा में अब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन दो कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, मतलब जावा इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तीसरा होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस वेयर चाइल्ड क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर क्लास। मतलब इनहेरिटेंस हमने पढ़ा, हमने अभी तक देखा है कैसे हम चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास बनाते हैं, वो जो हम बनाते हैं वो इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल है। तो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में आ जाए। ठीक है, मतलब पेरेंट क्लास में अगर आपने वेरिएबल डिफाइन किया है या मेथड डिफाइन किया है तो वो सारे के सारे वेरिएबल और मेथड किस में आ जाएंगे, चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। मतलब हम जो पेरेंट और चाइल्ड क्लास बनाते हैं ना एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके, वही कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस कहलाता है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। और चौथा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन फॉर्म इनटू मल्टीपल फॉर्म। मतलब एक व्यक्ति, वन फॉर्म मतलब एक फॉर्म है उसको मल्टीपल फॉर्म बोलेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसको रियल लाइफ में एग्जांपल देखें, मतलब एक आदमी कई कई तरह के रोल प्ले कर रहा है, कई तरह के रोल प्ले कर रहा है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जांपल क्या है, जैसे मैं हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं एक फादर भी हूँ, मैं एक हस्बैंड भी हूँ, मैं एक सन भी हूँ, मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ। तो हूँ तो मैं अकेला, नाम मेरा घनश्याम, बस मैं रोल कितने प्ले कर रहा हूँ, कई सारे। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक चीज है लेकिन वो कई जगह अलग अलग काम कर रही है। जैसे मैं अपने बेटे के लिए फादर हूँ तो उसके लिए फादर का काम कर रहा हूँ, मैं अपने फादर के लिए सन हूँ, कंपनी के लिए एम्प्लॉय हूँ तो काम करके दे रहा हूँ उनको। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति या एक चीज कई सारे काम करे अलग अलग, तो उस चीज को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया एक मोटा मोटा कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, कि एक कोई चीज है वो कई सारे काम कर रही है, उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ आया समझ में? यस सर। ओके, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं? जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो हमको मिलती है मेथड ओवरलोडिंग से। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है ये हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो प्राप्त करते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग से। तो यहाँ पे दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म होती है,
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग, मतलब मेथड ओवरलोडिंग का यूज करके हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का यूज करके हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल हुए और ये इनकी डेफिनेशन हुई। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार और दोहराता हूं मैं। इनकैप्सुलेशन मीन्स डेटा हाइडिंग, अब्स्ट्रैक्शन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग, इनहेरिटेंस मीन्स चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है या एक्वायर करती है या प्राप्त करती है, वो होता है इनहेरिटेंस। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वन फॉर्म इनटू मल्टीपल फॉर्म। एग्जाम्पल कि जैसे आपकी मदर है, आपकी मदर वो एक मदर का भी रोल प्ले कर रही है, एक हाउस वाइफ का भी रोल प्ले कर रही है, अगर वो एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉय का भी रोल प्ले करती है। तो वो आपकी मदर जो है वो है मदर, एक सिंगल लेडी है वो, बट वो डिफरेंट रोल डिफरेंट तरीके से प्ले कर रही है। तो आपकी मदर कैसी हो गई, वो पॉलीमॉर्फिज्म की तरह काम कर रही है, ठीक है। और ये 2 तरीके की होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरलोडिंग से प्राप्त कर सकते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को प्राप्त कर सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग से। तो ऊप्स के 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, उनकी डेफिनेशन में कोई दिक्कत? सर किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर थर्ड वाला एक और बता दीजिए।